कर दीजिए। थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की थार क्लासेस के द्वारा जारी की गई है। हमारे द्वारा जीके, इंग्लिश, हिंदी, शिक्षक अभिरुचि, रीजनिंग सभी की आंसर की जारी कर दी गई है। तो आप जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी, अगर किसी विद्यार्थी ने अब तक अपने क्वेश्चनों को नहीं देखा है, थार क्लासेस पर जिन विद्यार्थियों को पूरा विश्वास है उस विश्वास के साथ में आंसर की जारी की गई। कोई एक या दो क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार से फाइनल आंसर की में मैच नहीं होता है तो वो बात अलग है, अन्यथा लगभग 100% ही अपनी आंसर की क्या रहेगी, एकदम राइट रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं रीजनिंग की आंसर की बात करना चाहूंगा। रीजनिंग की आंसर की सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में जीके की आंसर की आपको हरि जी के द्वारा लगवाई जाएगी। चलो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की शुरुआत है और करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की करते हैं बात है। और मेरे द्वारा ओनली क्वेश्चनों के उत्तर बताए जाएंगे, निशान लगाए जाएंगे, बताया जाएगा अभी कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या की बात करना चाहें तो 5/6 रहेगी। कितने रहेगी? 5/6। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आएगा? सी आंसर पहले क्वेश्चन का क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। आप करना चाहो तो प्रत्येक के साथ में 0 लगाकर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। शब्दों की विषम जोड़ी को पहचानिए। गाय का बछड़ा बेटा है, शेर का सेवक छोटा बच्चा है, कछुए का कुरम छोटा बच्चा होता है, तो कुत्ते का क्या रहेगा? कुतिया। यानी बी आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। करें तीसरे क्वेश्चन की बात। एम पी का बेटा है, क्यू ओ की क्या है? पोती है, जो पी का क्या है? पति। तो एम का ओ से क्या रिश्ता रहेगा? एम का ओ से रिश्ते की बात करना चाहूं तो रिश्ता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों पुत्र का। किसका रिश्ता रहेगा? पुत्र का। यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए अपना एकदम राइट रहेगा। एकदम क्या रहेगा? राइट रहेगा। अगले की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है? तो ध्यान रखना, हॉकी स्टेनले कप में खेली, स्टेनले कप हॉकी का ही होता है, क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में चलता ही है, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप चलता है, लेकिन बैडमिंटन के लिए जो विजय हजारे कप दिया गया है, ये विजय हजारे कप क्रिकेट से संबंधित होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। भिन्न संख्या की बात करें तो बाकियों का योग 10 हो रहा है। बाकियों का योग कितना हो रहा है? 10, जबकि बी ऑप्शन आ रहा है उसमें योग 10 नहीं हो रहा है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। क्या दिया गया है? यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए कितने वर्णों का स्थान है परिवर्तित रहेगा? इसका आंसर कितना आएगा? एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त में खड़े हैं। बी एफ और सी के बीच में, ए और डी के बीच में है, एफ डी के एकदम बाएं, ए और एफ के बीच में कौन होगा? तो ए और एफ के बीच में मेरे प्यारे बच्चों डी आएगा। कौन आएगा? डी। यानी ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। ए ऑप्शन क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। हमने कहां तक कर लिया है भी? हाँ बिल्कुल, शब्द ब्रेक के बारे में बता दिया गया आपको। आगे वाले क्वेश्चन की करें बात। अब क्या दिया गया? 6 मित्र एबीसीडी। अच्छा ये भी बता दिया गया, इसमें कौन रहेगा? ए आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? ए आंसर रहेगा। इसमें भी एक बता दिया गया। डी का एक भाई ए है, डी पुत्र है पी का, बी पिता है पी का, संबंध के संदर्भ में ए क्या है? बी का। ए क्या रहेगा? बी का। ए की बात करना चाहेंगे तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर कितने की बात कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा अपना पोता। क्या आएगा? पोता। यानी बी आंसर इसका क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं। क्यू पी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में और एस पी के उत्तर में है। एस क्यू की किस दिशा में है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके क्या स्लाइड
उत्तर पश्चिम में रहेगा। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन की बात भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 10 नंबर क्वेश्चन। किसी तख्त पर 5 मित्र ए बी सी डी और ई इस प्रकार बैठे हैं। ये आपको श्रृंखला बनानी है भी पूरी की पूरी, ठीक है ना, जो मेरे द्वारा बनवाई गई है। बीच में कौन बैठा है इसमें आपको बताना है, इनमें बीच में कौन है बैठा है। आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। क्या आएगा? ए क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चयनित कीजिए। फिल्म का निर्देशक होता है तो पत्रिका संपादक होता है। पत्रिका क्या क्या रहेगा? संपादक रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन है पहले के आपके ऑनलाइन क्लासों में करवाए गए हैं। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्या रहेगा अगला क्वेश्चन? एक परिवार में पी क्यू की पुत्री और क्यू आर की क्या है? माता है। आर टी का पिता है। आर पी टी से किस प्रकार से संबंधित है? तो बताओ पी टी से किस प्रकार से संबंधित है रहेगी? बिल्कुल, पी का किससे संबंध पूछा है? टी से संबंध पूछा है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या रहेगा? बुआ या मौसी रहेगा। क्या रहेगा? बुआ या मौसी। बुआ या मौसी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ये लिखा जाएगा 3 4 2 1। क्या लिखा जाएगा? 3 4 2 1। निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पद कौन सा होगा? रिक्त पद की बात करना चाहे 1 4 8 है और 13 13 और 6 कितना रहेगा? 19 रहेगा। 4 5 9 9 और 6 15 15 और 7 22 22 और 8 30 एस 30 आएगा। अपने घर से आर उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर गया, उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा तथा 10 किलोमीटर पूरे किए। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा तथा 5 किलोमीटर पूरे किए। अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए इसने 10 किलोमीटर पूरे किए। वह अपने घर से किस दिशा में? मेरे प्यारे बच्चे, वह घर से वापिस कौन सी दिशा में आ जाएगा? उत्तर दिशा में आ जाएगा। 4 शब्द दिए गए जिनमें से एक जैसे चौथा अलग है, वह रहेगा मजदूरी। क्या रहेगा? मजदूरी रहेगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्या रहेगा अभी? दवाई बीमारी, तो पुस्तकों से मिलता है ज्ञान। पुस्तकों से क्या मिलता है? ज्ञान। एनिसेंट संबंधित है मॉडर्न से, उसी प्रकार एविडेंस किससे संबंधित है? स्केयर से संबंधित है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। भाई साहब गुणा किया गया 6 दूनी 12 12 3 36 36 चौके 144 5 720 को 6 से गुणा करेंगे 4320 से आएगा। कितना आएगा? 4320 से आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लोप तंग की बात करेंगे। तेल से स्नेहन होता है पानी से। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, पानी से पेय, एक तो क्या रहेगा? पेय, और एक प्यास दिया गया। क्या दिया गया? प्यास दिया गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इसके अंतर्गत है, लेकिन लगभग चांस में कौन सा आना चाहिए? पेय आना चाहिए। बाकी आंसर की जो जारी की जाती है उसके अनुसार देखा जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? 5 और 3 8 8 और 4 12 12 की बात कर, सॉरी 5 और 3 8 8 और 3 11 11 पर कौन आता है? के आता है। कौन आता है? 11 11 और 3 14 पर कौन आता है? एन। श्रृंखला में अज्ञात अंक का पता करना है भाई साहब। 3 और 3 6 और 5 11 और 7 18, यानी 3 5 7 है तो अब की बार 9 आएगा। 18 और 9 कितना आएगा? 27। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना जाएगा? डी माना जाएगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। लुप्त संख्या पहचाननी है। क्या पहचाननी है? लुप्त संख्या पहचाननी है। भाई साहब कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग दिया गया है तो 12 और 18 का गुणा करेंगे आएगा 216, 2 का भाग देंगे तो आएगा 108। कितना आएगा? 108। आगे प्रवाह नदी स्थिर रहता है तालाब, तालाब क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। मटर चना तो दालें क्या रहेगी? फलियां होती है दालों की। बी ए का पति है, बी सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, डी का सी से क्या संबंध है? तो डी का सी से संबंध क्या आएगा? बिल्कुल अपन बात करना चाहे तो किसका संबंध आ जाएगा? भाई का संबंध आएगा। क्या रे? कौन सा संबंध आएगा बताओ सारे विद्यार्थी? बिल्कुल शाबाश, भाई का रिश्ता आएगा। किसका रिश्ता आएगा? भाई का रिश्ता आएगा। डी आंसर इसका एकदम राइट रहेगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या का चयन करो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप छोटी संख्या निकाल कर देखोगे तो -3/14 आएगा। कितना आएगा? -3/14.21 आएगा इसका, है ना, और वो भी माइनस में आएगा। तो माइनस की 0.21 संख्या क्या है? सबसे छोटी। चलो भी करते हैं आगे बात।
रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात मेरे प्यारे बच्चों। कितने नंबर क्वेश्चन तक आ गए थे अपन? 25 नंबर तक है ना। 25, 26 करवा दिया, 22 आ गया, 27 करवा दिया, 28। रेगिस्तान की क्या करनी थी? पूर्ति करनी थी भी। क्या दिया गया? रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। रेगिस्तान की क्या करनी है? पूर्ति। एक मिनट रुकना अभी सारे विद्यार्थी। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन की करते हैं भी बात। ये देखो भी, 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो बताओ 2 4 तो क्या आएगा? 6, 11 और 6 17। डी आंसर रहेगा अभी इसका एकदम राइट। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। निम्न में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है? दिल्ली। दिल्ली, बाकी तीनों राज्य हैं और दिल्ली क्या रहेगा? अलग रहेगा। श्रृंखला को ध्यान से देखिए। 7 7 49 और 1 50/7 है, 50/7 है, 50/6 है, 50/5 है, 50/4 है, 50/3। इस प्रकार की श्रृंखला है प्यारे बच्चों। तो 50/2 आएगा। कितना आएगा? 50/2। यानी सी आंसर इसका क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। लुप्त अंक को ज्ञात करना है भी। लुप्त अंक को क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है। चलो लुप्त अंक को ज्ञात करते हैं, देखते हैं भी लुप्त अंक क्या आएगा। देख लो भी, 2b 4c 8e 14, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 2 + 4 + 6 + क्या आएगा? 8। 14 और 8 कितना आएगा? 22 आएगा। यानी डी आंसर क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से संबंधित नहीं है? एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, कैलकुलेटर, जनरेटर। भाई साहब कैलकुलेटर अपने आप में क्या रहेगा? अलग रहेगा। 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो 16 और 7 23, 23 और 7 30, यानी 30 को 5वां गुरुवार पड़ेगा, तो 31 को पड़ेगा 5वां शुक्रवार। क्या पड़ेगा? 5वां शुक्रवार। इधर बात करते हैं, एक आकृति अन्य के समान नहीं है, भिन्न आकृति का चयन करो। बाकियों में 4 4 के डिब्बे दिए गए हैं, दिए गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाई साहब बी आंसर इसका क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। बी आंसर क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है। उनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा आएगा सुरेश। कौन आएगा? सुरेश। एक निश्चित कूट भाषा में पेरिस को यह लिखा जाता है, रूसिया को यह लिखा जाता है, पी आता है 16 पर, एन आता है प्यारे बच्चों 14 पर, यानी -2 की सीरीज है। -2 चलाओ ना, सी में से -2 करोगे, बताओ क्या आएगा? ए। यानी सी आंसर इसका क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। 1 2 3 4 5। अरे 5 दूनी कितना आ गया? 10 है। अरे उत्तर कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 है। क्या बात है, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बता दो। ये लो भी, 10 आंसर क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की बात। जनवरी में दिन होते हैं 31, मई में दिन कितने होते हैं? अप्रैल में 30, मई में भी 31 है, अप्रैल में होते हैं 30 है, जून में होते हैं 30 है, जुलाई में 31 है, अगस्त में 31 है, जनवरी में 31 है, और भाई साहब दिसंबर में भी कितने आएंगे? 31 है। तो बताओ अप्रैल और जून इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर एकदम राइट रहेगा। बात करते हैं, ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करेगी? बुझाने का काम करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करेगी? बुझाने का काम करेगी। चलो
करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। भाई साहब सीधा ही उत्तर दिया गया है, 6 और 4 को जोड़ो और क्वेश्चन का आंसर लगाओ। क्या आएगा भाई साहब? पर्सन भी पढ़ना नहीं था, मैंने कहा था आपको। एक संख्या का चयन कीजिए, दिए गए समूह की संख्या के समरूप है, समान है। योग आ रहा है 12, 21, कितना आ रहा है? 21। तो भाई साहब 8 और 3 11 और 2 13, 4 7 11 और 1 12, 12 आ रहा है ना। 8 और 10 और 1 11, 13 अलग आ रहा है। तो बताओ बी आंसर क्या रहेगा? एकदम राइट है, रहेगा मिलता जुलता है। 42 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करेंगे किसकी बात है? 43 नंबर क्वेश्चन की क्या की जाएगी? बात की जाएगी। ये लो भाई साहब क्या किया गया है, कोडिंग डिकोडिंग में नाम और लिख कर दिया गया। 2 41 57, डी 4 पर आता है, सी 3 पर आता है। 3 कहां पर है? 3 बहुत जगह। ए 1 पर आता है, टी 20 पर आता है, 31 20। ये लो भाई साहब 31 20 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ए बी की माता है, बी सी की क्या है? बहन है। बी सी की क्या है? बहन है। चलो करते हैं भी बात, बी सी की बहन है तो क्या कर देगी बी सी। देखते तो हैं भी आगे क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं क्या दिया गया है। ए बी की माता है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है। तो ए का डी से क्या रिश्ता है? तो बताओ ए का डी से रिश्ता दादी या नानी का आएगा? किसका आएगा? दादी या नानी का आएगा। ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 और सी का कोड 3 है। इसी क्रम में आगे लिखा जाए तो सुमन के अक्षरों का मान होगा भाई साहब 102 और योग होगा 2 और 1 3। अरे 68, सॉरी, इसका योग करना है भी अपने को। इनका योग करोगे ना बेटा तो इनका योग कितना आएगा? 68, यानी कितना आएगा? 68 आएगा। कितना आएगा? 68। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, वह मेरे भाई के दादा के बेटे का बेटा है। वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? भाई साहब महिला का है वो भाई, महिला का वो क्या है? भाई। यानी ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए कम से कम। 4 से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 5। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। एक निश्चित कोड भाषा की बात चल रही है और लेफ्ट को ये लिखा जाता है, राइट को ये लिखा जाता है, स्ट्रेट को क्या लिखा जाएगा? प्यारे बच्चों इनका योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। पहले का 43 आएगा, 4 3 कितना लिख दिया? 7। 62 आएगा, दूसरे का 8 लिख दिया तो इसका आएगा 102। 2 और कितना लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। बेमेल छांटिए, चेचक क्या रहेगा? अलग रहेगा। चेचक क्या रहेगा? अलग रहेगा। दो मित्रों की आयु का अनुपात ये है, 19:23 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी? भाई साहब 39 वर्ष होगा उनकी आयु का औसत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसकी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बात है। क्या दिया गया है? ध्यान रखना, नियमों को फॉलो करना है, ओनली डायग्राम को मद्देनजर रखना है और डायग्राम को बेस मानकर, आधार मानकर इस क्वेश्चन का क्या देना है? उत्तर देना है। ध्यान दो, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, बिल्कुल है भी, सभी ग्रेजुएट या तो इंजीनियर है या शिक्षक है, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है, डायग्राम अलग अलग है। डायग्राम को बेस मानकर करे तो हो सकता है कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है। तो बताओ कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है, ये भी बात सही है। बी आंसर इसका राइट माना जाएगा। ये थे अपने रीजनिंग के कितने क्वेश्चन? 50 है। 50 क्वेश्चनों की आंसर की फर्स्ट शिफ्ट बीएसटीसी की जारी की गई है। अभी हरी जी आए और जीके के क्वेश्चनों के निशान लगाए और कम से कम बच्चों का समय खराब करें, है ना। कम से कम समय में जल्दी से जल्दी आंसर की करने की, जारी करने की हमारे द्वारा कोशिश की गई है। फिर भी किसी विद्यार्थी को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बता सकता है। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। धन्यवाद गुरु। सभी बच्चों को थार क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अब जो हमारा प्रश्नोत्तरी रहेगी, रीजनिंग के जो 50 प्रश्न थे उसका सलूशन है हमारे सर सुरेंद्र जी के द्वारा करवा दिया गया है। और अब हम शुरुआत करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। और 51 नंबर क्वेश्चन है हमारे जीके का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है जीके का क्वेश्चन।
चलो करते हैं हम शुरुआत। सभी बच्चों का थर्ड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के हमारे जो BSTC का एग्जाम हुआ था उसके 50 प्रश्नों का आपको सोल्यूशन करवा दिया गया सुरेंद्र जी सर के द्वारा। और अभी जो हमारा 51 नंबर प्रश्न है वो है राजस्थान जीके से रिलेटिव है। राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कौन से क्वेश्चन है और करते हैं हम शुरुआत क्वेश्चनों की। आज का हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। यहां पर बात आ गई किसकी, संसद की। तो संसद में जो राजस्थान के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा में अगर चुने जाते हैं, लोकसभा के होते हैं 25 और राज्यसभा के होते हैं 10। जब 25 और 10 को मिलाया जाता है तो हमारा कितना होता है, 35 होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर है बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा कहता है कि राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बात आ गई किसकी, हुरडा सम्मेलन की। हुरडा सम्मेलन के समक्ष हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी तो वो किसने की थी, तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो की थी किसने, जगत सिंह ने की थी। विकल्प नंबर है बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर है बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न कहता है ख्यात है, ख्यात क्या है, एक सामाजिक परंपरा। दूसरी है राजाओं का इतिहास। तीसरी हमारी हो गई बोली और चौथी हमारा हो गया एक काव्य। तो ख्यात है वो एक राजाओं का क्या है, इतिहास है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत की बात की जाए तो निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो तो है टीकाराम पालीवाल। और अगर मनोनीत की बात की जाए तो वो है हमारे हीरालाल शास्त्री। इसलिए जो निर्वाचित पूछा है, निर्वाचित की बात की जाए तो वो कौन है, टीकाराम पालीवाल है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 2023 में हुए विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 55। इसमें पूछा है कि राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में, वो उसमें जो मतदान हुआ कितना परसेंट हुआ था। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुए थे वो कितने हुए थे, 74.62% हुए थे। कितने हुए थे, 74.62% हुए थे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि तोराबाटी में निम्न में से कौन सी उपबोली है, यानी तोराबाटी। पहले तो हमें तोराबाटी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तोराबाटी सीकर और झुंझुनू जो हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है, उसे हम तोराबाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तोराबाटी बोला जाता है। तो ये जो तोराबाटी बोली है ये किसकी उपबोली है, तो ये जो तोराबाटी बोली है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में उस स्थान की पहचान की जहां इनलैंड कंटेनर डिपो है। इनलैंड कंटेनर डिपो की बात आ गई तो इनलैंड कंटेनर डिपो वहीं पर होंगे जहां पर क्या होंगे, उद्योग होंगे। क्या होंगे, उद्योग होंगे। तो जोधपुर में भी उद्योग है, भीलवाड़ा में भी उद्योग है और भिवाड़ी में भी उद्योग है। लेकिन विकल्प नंबर बी हमारा सीकर में क्या नहीं है, इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि मंदिर और उनकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को, यानी हमारे समक्ष 4 मंदिर और उसके स्थानों से संबंधित जानकारी दी गई है। इनमें से एक वो है वो गलत है, हमें गलत का पहचान करना है। मंडलेश्वर मंदिर, मंडलेश्वर मंदिर है वो अर्थुणा। अर्थुणा कहां पर पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। बिल्कुल सही है, मंडलेश्वर मंदिर है अर्थुणा बांसवाड़ा में स्थित है। बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा दिया है कि सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। बिल्कुल सही है, सास बहू का मंदिर है वो नागदा उदयपुर में स्थित है। यही बात आती है किसकी, यही बात आती है द्वारकाधीश मंदिर, और द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन बात आती है अंबिका माता का मंदिर, और अंबिका माता का इसने दे रखा है तलवाड़ा। तलवाड़ा तो हनुमानगढ़ में पड़ता है, इसलिए अंबिका माता का मंदिर है, ये इसका गलत जोड़ा हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि संत सुंदरदास का पनोरमा स्थित है भरतपुर में, अलवर में, दौसा में और उदयपुर में। तो हम बात करें सुंदरदास के पनोरमा की, तो सुंदरदास जी का जो पनोरमा स्थित है वो कहां पर स्थित है? तो वो है दौसा में स्थित है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? हमारे समक्ष 4 विकल्प दिए हैं और हमें पूछा है कि कौन सा है वो गलत है। तो देखो गलत के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें कहा है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध टोक में बिल्कुल कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। दूसरी बात आती है माही बजाज सागर बांध है वो डूंगरपुर, ना माही बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर। कहां पर बनाया गया है? डूंगरपुर में नहीं है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। इसलिए हमें विकल्प मिल ही गया सामने। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में स्थित है और माही नदी पर स्थित है। विकल्प नंबर 2 हमारा इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले पूछा राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए चित्रांकनों के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे समक्ष है राम गोपाल विजयवर्गीय, नरोत्तम नारायण शर्मा, तीसरा है कृपाल सिंह शेखावत और चौथा है श्री लाल जोशी। अगर इन चारों विकल्पों के आधार पर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, कृपाल सिंह शेखावत होगा। कौन सा होगा? कृपाल सिंह शेखावत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न क्या है? कर निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? सोनाडी, पुगल, जमुनापुरी और मगरा। अगर हम इन चारों विकल्पों में देखा जाए तो सोनाडी, पुगल और मगरा ये तीनों की तीनों एक भेड़ की नस्ल है, जबकि जमुनापरी है वो क्या है? जमुनापरी बकरी की नस्ल है। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? बात है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर। गुड़ला नृत्य मारवाड़ का। बम नृत्य हो गया जालोर का, भरतपुर का। और चंग नृत्य, ये चंग नृत्य कहां पर होता है? शेखावाटी में होता है। इसलिए इसमें पूछा है कि कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किए जाते हैं? तो अग्नि नृत्य पुरुष करते हैं, बम नृत्य पुरुष करते हैं, चंग नृत्य पुरुष करते हैं, लेकिन गुड़ला नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? यानी किशनगढ़ शैली है वो कौन सी चित्रकला की उपशैली है? तो किशनगढ़ शैली है वो मानी जाती है, वो किसकी मानी जाएगी? तो वो हमारी मानी जाएगी मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, तीनों की नहीं है। किशनगढ़ शैली है वो मारवाड़ चित्र शैली की है। किसकी है? मारवाड़ चित्र शैली की है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी नसीराबाद से। कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अगर केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य वो स्थित है वो धौलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी कहां पर स्थित है? केसरबाग धौलपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो देखो अगला प्रश्न है हमारा विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान पर है? विश्व प्रसिद्ध है अगर अजरक प्रिंट की बात की जाए तो अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है वो कहां की है? बाड़मेर की है। कहां की है? बाड़मेर की है। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर सांगानेरी प्रिंट की बात की जाए तो सांगानेर की है। और अगर अकोला की बात की जाए
और इसके अलावा एक हमारी और वो प्रिंट है जहां चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ की क्या है, प्रसिद्ध है। इसलिए अजरक प्रिंट की बात पूछे तो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? इसने पूछा है कि तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो कामायचा में तार पाए जाते हैं, सतारा में पाए जाते हैं, रावणता पाए जाते हैं, लेकिन सुरिंदा में कोई भी तार नहीं पाया जाता है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राजस्थान का जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र है? हम कहते हैं 100 द्वीपों का शहर है, और 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, वो कहते हैं बांसवाड़ा को। किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? तो राजस्थान में चोट देने के लिए जो सर्वप्रथम सहमत हुई थी वो रियासत थी हमारी कौन सी? वो ना तो मेवाड़ थी ना मारवाड़ थी, वो रियासत थी कौन सी? जयपुर थी। कौन सी? जयपुर थी। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार राजस्थान में उच्च साक्षरता यानी राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, और राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता की जब बात की जाती है तो आता है हमारा कोटा जिला। कौन सा आता है? कोटा जिला। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किसका संबंध बौद्ध मत से है? कौन से मत से? बौद्ध मत से है। तो देखो, देवयानी, चारचौमा, कंसवा का शिव मंदिर और कोलवी की गुफाएं। तो अगर इन चारों संस्कृति स्थलों की बात की जाए तो कोलवी की गुफाएं पड़ती हैं, वो पड़ती है झालावाड़ में, और इसे राजस्थान की अजंता एलोरा की गुफा कहा जाता है। इसलिए, और ये कोलवी की गुफा है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसमें पूछा है बौद्ध मत से कौन सी है, तो कोलवी की गुफा हो जाएगी। कोलवी की गुफा कहां पर स्थित है? झालावाड़ में है। कहां पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई का संबंध है, पिछवाई चित्र शैली का संबंध है, वो माना जाता है, तो वो माना जाता है हमारे न तो किशनगढ़ से है, न शेखावाटी से, न मारवाड़ से। पिछवाई शैली का जो संबंध है वो है नाथ द्वारा शैली से। कौन सी शैली से है? नाथ द्वारा शैली से है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? वर्तमान में जो हमारी विधानसभा चल रही है वो कौन सी विधानसभा चल रही है? वर्तमान में हमारी 16वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, आरपीएससी का अध्यक्ष और आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है, और राजस्थान के अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो या तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पूर्ण करेगा या 6 वर्ष से पहले उसकी अगर आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, और राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर नामक आर्थिक क्षेत्र है वो एक तरफ से उन्नी वस्त्र से भी संबंधित है, हस्तशिल्प से, लेकिन अगर इनका देखा जाए तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कपड़े से संबंधित होता है और कपड़े से संबंधित होने के कारण इसे हस्तशिल्प में हम शामिल करते हैं। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखो, राजस्थान के किस किले को गढ़बिटली कहा जाता है? तो राजस्थान में गढ़बिटली कहते हैं वो तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर स्थित है? अजमेर में है। और अजमेर के अलावा और कहां पर स्थित है? तो तारागढ़ का दुर्ग है वो बूंदी में भी क्या है, स्थित है। तो अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? गढ़बिटली कहा जाता है, क्योंकि ये गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़बिटली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान में लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? लांगुरिया गीत है वो कौन सी देवी के
लिए गाया जाता है, तो लांगुरिया गीत है वो केला देवी के लिए गाया जाता है। किसके लिए गाया जाता है? केला देवी के लिए गाया जाता है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार होता है वो कौन सा है? हाड़ौती का है? नहीं। लसाड़िया का? नहीं। बोराट का भी नहीं है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार है उसे हम कहते हैं क्या? ऊपरमाल का पठार। क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो गोरखमालिया जसनाथ जी के संबंधित है, कतरियासर भी जसनाथ जी से संबंधित है और मालासर भी है, लेकिन बांदोली नामक स्थान है यह जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में राजस्थान में जो प्रथम स्थान हासिल किया है वो किया है झुंझुनू ने। किसने किया है? झुंझुनू ने किया है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? यानी 4 संत दिए हैं, इसमें से कौन से संत के जो शिष्य है खालसा कहलाते हैं? तो हमारे जो दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी के जो शिष्य है वो क्या कहलाते हैं? खालसा कहलाते हैं। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरा डायर शाही कहा? यानी तुलना की किसके साथ? जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ है। तो राजस्थान के मायने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो महात्मा गांधी ने तुलना की थी वो की थी कौन से कांड से? निमोचना हत्याकांड से। किसमें? निमोचना हत्याकांड से। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में देखो, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में इंडस्ट्री पार्टनर था वो था हमारा रिको। कौन था? रिको था। रिको की स्थापना 1961 में। इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अंता पावर परियोजना कहां पर स्थित है? अंता पड़ता है 12 जिले में। कहां पर पड़ता है? 12 जिले में पड़ता है। तो अंता पावर परियोजना है यह एक गैस आधारित है। कौन सी पर है? गैस पर आधारित परियोजना है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा की बात आ गई तो कजली तीज ये तो भाद्रपद में मनाई जाती है। वेणेश्वर मेला ये तो माघ पूर्णिमा को भरता है। नागौर मेला ये तो पर्वतसर नागौर में पशुओं का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो पुष्कर मेला, एक तो पुष्कर मेला और एक कोलायत जी का मेला। ये पुष्कर मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है और इसके अलावा एक कोलायत मेला है जिसे हम कपिल मुनि का मेला कहते हैं, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसलिए पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अब तक, यानी राजस्थान में भारत आजाद होने के बाद में राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। विकल्प नंबर सी हमारा दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था वो था हमारा मुकुट बिहारी भार्गव था। कौन सा? मुकुट बिहारी लाल भार्गव था। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रम्मत। रम्मत क्या है? रम्मत एक संगीत वाद्य है या फिर एक लोक संगीत है या फिर एक लोक कथा है या फिर एक लोक नाट्य है? तो रम्मत एक लोक नाट्य है और रम्मत जो प्रसिद्ध है वो बीकानेर व जैसलमेर की क्या है? प्रसिद्ध है। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष
2023 जो इसका राजस्थान संस्कृति सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो बात करते हैं तेज सिंह जोधा, मधु आचार्य, माधव हाड़ा और रेणुका व्यास है। तो 2023 जो इसका राजस्थानी संस्कृति सम्मान है वो माधव हाड़ा को दिया गया था। किसको दिया गया था? माधव हाड़ा को दिया गया था। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारिख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो मुंतखब उत तवारिख जो किताब थी ये किसकी थी? ये किताब थी बदायूनी की। किसकी थी? बदायूनी की थी। और इस किताब में है हल्दी घाटी युद्ध का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आभूषण सुरलिया, एक तरफ का सुरलिया आभूषण है वो कहां पर पहनना चाहता है? हम स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में हम बोलते हैं पत्ती सुलिया। क्या बोलते हैं? पत्ती सुलिया। और पत्ती सुलिया हमेशा कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। इसलिए सुरलिया नामक आभूषण है वो कान की क्या है? एक बाली है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात आ गई हमारे राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के नाम से, और ऊंट का देवता हमेशा कौन किसको माना जाता है? बाबूजी महाराज को माना जाता है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? यानी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो वर्तमान में राजस्थान में 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व धरोहर स्थल है वो कुल कितने हैं? 9 है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत हामुदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो सुहारवर्दी, दूसरा है नक्शबंदी, तीसरा चिश्ती सिलसिला और चौथा है कादरी सिलसिला। तो संत हामुदुद्दीन नागौरी का सिलसिला जो माना जाता है, सिलसिला संबंधित है, यह है सुहारवर्दी सिलसिला से। किसे है? सुहरावर्दी सिलसिला से माने जाते हैं। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? थेवा कला का संबंध है हमारे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। कौन से जिले से? प्रतापगढ़ से। इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना है वो की थी किसने? विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। विकल्प नंबर बी हमारा दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो पन्ना मीणा की बावड़ी की बात की जाए तो पन्ना मीणा की बावड़ी है वो जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील कहां पर स्थित है? तो गढ़सीसर झील है वो हमारे राजस्थान के कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में क्या है? स्थित है। यहां पर हमारे 50% राजस्थान जीके के क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। सभी बच्चे एक बार पूर्णतः मिला लीजिए। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों का अच्छा स्कोर गया होगा। अब आते हैं हम शिक्षण अभिरुचि में। देखो अगला प्रश्न हमारा, देखो प्रश्न नंबर 101 कि एक अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार, एक अध्यापक को कक्षा का अनुशासन बनाए रखना है और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अध्यापक का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? तो देखो पहला क्या है? सामान्य होना चाहिए या फिर भेदभावपूर्ण? भेदभावपूर्ण तो होना ही नहीं चाहिए। परिस्थितिजन्य, परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए ना निष्पक्ष। बिल्कुल क्या है? निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष का मतलब पक्षपात पूर्ण होना चाहिए। विकल्प नंबर डी हमारा इसमें क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है।
बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या आर्थिक रूप से वंचित छात्र के प्रति, यानी एक बच्चा है आर्थिक स्थिति से वंचित है, यानी स्थिति थोड़ी क्या है, कमजोर है, तो क्या कहना चाहता है कि आर्थिक रूप से वंचित छात्र के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदना को कौन सा कार्य दर्शाता है। तो एक बच्चा है वो क्या रह जाता है, आर्थिक रूप से वंचित छात्र है, और उनके प्रति शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए या शिक्षक की संवेदना वो कैसे प्रदर्शित की जाती है। तो क्या कहता है, उन्हें बिना उपचार किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान कराना, दूसरों का उन्हें अपनी समस्याओं को कक्षा के सामने साझा करने को कहना नहीं, उससे तो बच्चे को क्या होगा, उससे बच्चे को मतलब है दबाव बन जाएगा। तीसरा कहता है शर्मिंदगी से बचने के लिए जरूरतों को नजरअंदाज करना नहीं, नजरअंदाज करने की तो एक अध्यापक की कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। चौथा का उन्हें कम चुनौतीपूर्ण कार्य देना नहीं, तो बात निकल कर आती है कि उसे बिना उजागर किए, यानी बच्चों के समक्ष ये बात नहीं बताए कि इसकी आर्थिक स्थिति से वंचित रह गया है, किसी और कारण है, उनकी स्थिति को बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दूसरा देखो क्या कहता है, कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है, यानी ऐसा कौन सा गुण है जो एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में क्या करता है, अलग करता है। तो देखो केवल शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देना, एक ओनली फॉर शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने पर उसका परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग नहीं होता है। छात्रों को उनकी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना। तीसरा कहता है पारंपरिक शिक्षण विधि पुरानी विधि ना, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम से बचना नहीं। तो क्या होगा, केवल शैक्षणिक छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक प्रेरित करना ही उसके लिए क्या होता है, अलग से गुण होता है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या सीखने का सर्वाधिक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त और सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त मुख्य उद्देश्य, बात आ गई किस पर, अधिगम की, और अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का मुख्य जो अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। तो विकल्प नंबर ए हमारे समक्ष व्यक्ति के व्यवहार का क्या होना, परिमार्जन होना ही क्या होता है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होता है। व्यक्ति को रोजगार देने के लिए तैयार करना ना, सामाजिक राजनीतिक जागरूकता ना, पारिवारिक समायोजन बिल्कुल नहीं। तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। शिक्षक को बच्चों में रचनात्मकता बढ़ानी है तो इसके लिए क्या करना होगा। तो पहला है कि बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना, बहुत अच्छी बात की है। अनुशासन बनाने के लिए दोहराव वाले कार्य सौंपना ना, दोहराव वाले कार्य नहीं सौंपे जाएंगे। पाठ्यक्रम पर बिना विचलन टिके रहना, कोई मतलब नहीं रहता है। मानकीकृत परीक्षा की ओर तैयारी का ध्यान देना नहीं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा कि शिक्षक के लिए छात्र को रचनात्मकता प्रोत्साहित करनी है तो बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करने होंगे। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है, यानी कौन सी गतिविधि है वो बच्चे में रचनात्मकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है। तो पहली देखो, तथ्य और आंकड़ों को याद करना, तथ्य और आंकड़ों को याद करने से रचनात्मकता बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरा मंथन, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कहता है, पूर्व निर्धारित उत्तरों वाली वर्कशीट पूरी करना नहीं, और बिना संवाद के व्याख्या सुनना बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर निकल कर आता है कि कोई चीज पर हम विचार विमर्श चर्चा मंथन आदि करेंगे तो उसमें बच्चे की रचनात्मकता क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि विद्यार्थी के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए, यानी कि स्कूलों में जो समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाता है वो किस कारण लागू किया जाना चाहिए, क्यों लागू किया जाना चाहिए। तो पहली बात यह कह के विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित करना, बिल्कुल बात तो सही है। एक नियमित अभ्यास किया जा सके, बिल्कुल। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर निकलता है कि एक
विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू इसलिए लागू किया जाना चाहिए ताकि वो एक नियमित अभ्यास किया जा सके। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों का प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करना है और जटिल विषय शुरू करेंगे तो बच्चों के सामने बाधाएं उत्पन्न होगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक का क्या दृष्टिकोण रहना चाहिए, तो क्या कहता है, पहला देखो, प्रतिरोध के बावजूद मूल योजना पर टिके रहे। दूसरी क्या कहे कि कक्षा में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विषय को छोड़ देना कोई समाधान नहीं निकलता है। छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण को समायोजन करना, बिल्कुल सही बात है। यानी अगलो कहे जटिल विषय शुरू कर दियो तब को प्रतिरोध को सामना करना पड़े। ऐसी स्थिति में एक अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करे और विश्लेषण करके उसके दृष्टिकोण को क्या करना है, आपको समायोजित करना है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या पाठ के दौरान एक छात्र को अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पाठ पढ़ा रहे हो, पाठ पढ़ाने के दौरान छात्र के अपरंपरागत विचार आ गए और उस अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या विचार दोगे। तो विकल्प में क्या दिया है कि पाठ योजना पर ध्यान बनाए रखने के लिए इसे खारिज करना, यह कोई समाधान नहीं निकलता है। पाठ्य पुस्तक के अनुसार तुरंत उसे ठीक करना, बिल्कुल नहीं। हाँ, बात यह निकल कर आती है कि इसकी संभावित क्षमता को जांचना, यानी बच्चा है वो अपरंपरागत विचार कर रहा है तो उसकी संभावित क्षमता को जांचना और आगे विकास को क्या करना, प्रोत्साहित करना। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसे नजरअंदाज करना, नेगेटिविटी की तो बात आ गई, होता ही नहीं है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। भाई एक शिक्षक है, एक स्टाफ के साथी है और दोनों की पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, दूसरा शिक्षक या सहकर्मी है वो आलोचना कर रहा है, तो ऐसे में एक शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा रहना चाहिए उसके बारे में कहा इसने। तो देखो पहला क्या कहता है, रक्षात्मक होना और प्रतिपुष्टि पर विचार करने से इनकार करना। इनकार करने वाली तो बात ही नहीं होती है। संघर्ष से बचने के लिए विद्यार्थियों को संघर्ष से बचने के लिए विधियों को पूरी तरह बदल देने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। सहकर्मी को अयोग्य मानकर खारिज कर देना, यह भी बिल्कुल नहीं है। रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन करना ही इसका क्या निकलता है, राइट आंसर निकलता है। इसलिए 110 में विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विविध, विविध को मतलब अलग अलग है, अधिगम को मतलब सीखना, यानी अलग अलग मानसिकता के सीखने वाले बच्चे हैं। तो विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हो और उस कक्षा में विविध अधिगम अलग अलग मतलब बच्चे हैं, अधिगम करने वाले हैं, कुछ की आईक्यू कमजोर है, कुछ की थोड़ी सी फास्ट है, कुछ की और फास्ट है। तो ऐसे में आपके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है और उस चुनौती के प्रति आप क्या समाधान करोगे। देखो तो आपके सामने चुनौती की चीज ये, आप क्या करोगे इसमें, सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना, नहीं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, एक समान गृह कार्य देना और केवल उच्च प्रदर्शन करने वालों पर ध्यान देना। तो एकला पर ध्यान को नहीं देना है, मैन निकल के की बात आई है कि उसको एक समान गृह कार्य देना और एक समान आप गृह कार्य दोगे तो उसकी जो आईक्यू है, अधिगम है, वो आपके सामने मूल्यांकन के रूप में निकलकर सामने आएगा। विकल्प नंबर सी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है। अगर एक विद्यार्थी है कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। आपके समक्ष 4 विकल्प दिए हैं। उसे डांट कर बैठा देंगे, बैठा देने से कोई फायदा नहीं है, ये एक शिक्षक के कर्तव्य के दायरे में नहीं आता है। दूसरा, उसे चेतावनी दोगे, नहीं। उसकी उपेक्षा करोगे, नहीं। यानी प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा और प्रोत्साहित करोगे। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलो अगला है कि कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? दो तरफा संप्रेषण मतलब है एक तो आपने मौखिक, एक आपने लिखित, या फिर एक बोलनो और दूसरो देखनो। तो दो तरफा संप्रेषण के लिए बात कही है। तो बिना रुकावट के व्याख्यान देने से कोई मतलब नहीं निकला। छात्रों के जवाब को हाँ ना है तक सीमित नहीं करना है। चर्चा और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना भी नहीं है। मौखिक संवाद के बजाय लिखित कार्य सौंपना। तो इसमें हमारा जो विकल्प निकल कर आएगा कि दो तरफा की होती है, तो चर्चा और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना ये हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बाकी तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। 113 नंबर में विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, शिक्षा तभी सार्थक होती है जब यह, शिक्षा कब सार्थक होती है? शिक्षा तब सार्थक होती है जब हमारी शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होगी। बाल केंद्रित का मतलब हो गया विद्यार्थी केंद्रित है, और विद्यार्थी केंद्रित का मतलब ये हो गया कि विद्यार्थी को जो आप शिक्षण करवा रहे हो वो उस बच्चे की रुचि के अनुसार अधिगम करवाया जाए। इसलिए ये मैंने कक्षा में बहुत बार बच्चों को कहा था और ये आपके समक्ष आ गई कि शिक्षा तभी सार्थक होती है जो शिक्षा कौन सी होगी? विद्यार्थी केंद्रित होगी। कौन सी होगी? विद्यार्थी केंद्रित। विद्यार्थी को पढ़ाना होगा तो आपको विद्यार्थी की रुचि के अनुसार ही पढ़ाया जाना होगा, क्योंकि अपनी जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, और बाल केंद्रित होने के कारण ये जो शिक्षण प्रणाली यही कहती है कि बच्चे को रुचि के अनुसार शिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करे। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहती है कि शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है? शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य है? तो पहला देखो क्या है? नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना। दूसरा कहता है छात्रों की असफलता को प्रयास की कमी में जोड़ना। नहीं। पाठ्यक्रम का बिना विचलन के पालन करना, यह भी नहीं होगा। जिम्मेदारियों को शिक्षण सहायकों को सौंपना, यह भी नहीं होता है। तो नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना ही क्या होता है? जवाबदेही का सबसे अच्छा कार्य दर्शाता है। 115 में विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्या? इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? तो केवल पिछले अनुभव पर निर्भर रहकर पढ़ाना। नहीं। अनिवार्य होने पर कार्यशाला में भाग लेना। नहीं। सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। और चौथा कहता है अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग से बचना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की क्या करना? तलाश करना। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? एक शिक्षक होने के साथ आप बच्चों के सामने गलती कर बैठते हो, ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहला क्या कहता है? गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। बिल्कुल यही बात अगला पूछना चाहता है। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गलती से इनकार करना। अगर गलती हो गई तो इनकार करने वाली तो बात नहीं है, स्वीकार कर लेनी चाहिए। संसाधनों और समय जैसे बाहरी कारकों को दोष देना, किसी को दोष देने से कोई समाधान नहीं निकलता है। इसे नजरअंदाज करना और जल्दी आगे बढ़ने से कोई समाधान नहीं निकलता है। तो आप गलती करते हो तो गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कक्षा में कमजोर विद्यार्थी को अतिरिक्त समय देना चाहिए। इस कथन से आप एक कक्षा में एक कमजोर छात्र है, एक कमजोर बच्चा है, उसको क्या अतिरिक्त समय देना चाहिए? इस रूप में आपकी क्या मतलब है? प्रतिक्रिया है। तो मेरी तो ये प्रतिक्रिया है कि कक्षा में कमजोर समय को बिल्कुल समय देना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतः क्या हूं? सहमत हूं। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागी संभव है। तो विद्यार्थियों के शिक्षण के मायने यानी शिक्षण का मतलब कह रहे हैं कि जब टावरान थे पढ़ा रहे हो उस समय
आपको जो को शिक्षण है वो सौ ज्यादा प्रभावित कर दुएगो, तो वो प्रभावित और जो दुएगो वह टाबरंग सामर्थ्य परिचर्चा विधि द्वारा करोगे। यानी कोई भी टॉपिक ले लो और उस टॉपिक से रिलेटिव बच्चों के समक्ष हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, तभी आपका वो क्या होगी, अधिकतम प्रतिभागिता संभव होगी। विकल्प नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है। एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में, यानी शिक्षक पढ़ा रहा है और छात्रों की उसमें रुचि धीरे धीरे कम दिखाई देती है, ऐसी स्थिति होती है, तो इसे संबोधित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा संप्रेषण या हमारा शिक्षण प्रभावित नहीं है, बच्चों की रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऐसी स्थिति में आप किस चीज को कहकर संबोधित करोगे। आपके सामने 4 विकल्प है। छात्रों को प्रेरणा की कमी के लिए दोष देना कि टाबराम कमी है, नहीं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसे अस्थायी चरण मानकर नजरअंदाज कर देना, नहीं, ये भी नहीं है। अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना। अगर आपके पढ़ाने से धीरे धीरे बच्चे कम हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका जो संप्रेषण रहेगा या आपकी जो कला होगी वो खुद पर डालेंगे नजरें कि हमारे पढ़ाई में क्या कमी रह गई है, उसमें हम सुधार करें, जिससे टाबरों में या बच्चों में प्रेरणा का स्रोत बने। तो विकल्प नंबर सी यही बात कहता है कि अपनी विधियों पर विचार करना और उसमें क्या करना, सुधार की तलाश करना। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है कि कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है। पहला है कि हर समय सख्त अनुशासन बनाए रखना, दूसरी है कि छात्रों की भावात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, तीसरा है पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान देना, और चौथा है कि छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद से बचना। तो हमारा विकल्प राइट आंसर होगा, वो होगा छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतें शिक्षण विधियों के अनुकूलित करना। विकल्प नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यदि विद्यार्थी कक्षा में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हो और कुछ छात्र है वो कक्षा में नहीं आ रहे हैं और आप अध्यापक होने के नाते आप क्या करोगे। विकल्प दिया है इसमें, पहला क्या दिया है, वास्तविकता की उपेक्षा करेंगे, नहीं, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तीसरा है विद्यार्थियों को दंड देंगे, नहीं, और चौथा है कारण समझेंगे तथा उसे दूर करेंगे। हाँ, बच्चे अगर क्लास में नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले उसका कारण जानेंगे कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, और उसका अगर हमें कारण का पता चल जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे, उसे दूर करेंगे। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कि कौन सा कार्य है जो विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के लिए अपेक्षा करते हैं, अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है, और यह स्वतंत्रता तभी होगी जब आप उसको छोटे छोटे समूह में चर्चा के लिए क्या करोगे, स्वतंत्र करोगे। इसलिए 123 में विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। तो एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का जो शैक्षिक निहितार्थ होता है वो होता है विद्यार्थियों को समझना, विद्यार्थियों की रुचि को समझना, उसके मानसिकता के अनुसार उसको अधिगम करवाना। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए। पर विकल्प नंबर एक क्या है, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना, साथ ही समावेशन को बढ़ावा देना। तीसरी बात कहता है स्थिरता के लिए केवल प्रमुख संस्कृति पर ध्यान देना, बिल्कुल गलत बात है। संघर्ष से बचने के लिए संस्कृति विषय पर चर्चा न करना भी गलत बात है। तो इसका जो आंसर निकल कर आता है वो निकल कर आता है कि पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलो देखो, आपके विद्यालय में दो अध्यापकों के मध्य झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करोगे।
आप एक अध्यापक हो और अध्यापक होने के नाते जैसे आप विद्यालय में रहते हो, आपके सब जो कर्मी होते हैं या फिर स्टाफ के जो सदस्य होते हैं उनमें से दो के मध्य झगड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको एक अध्यापक होने के नाते क्या करोगे? तो देखो आपके सामने दोनों को इसके लिए फटकारेंगे। ये को फटकारने से को मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे। झगड़े का कारण जानकर उनमें सुलह कराने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। विकल्प नंबर बी। पहले तो हम उनको पूछेंगे कि किसकी गलती है और गलती निकालकर उसके बाद में उसको सुलझाने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इसलिए 126 में विकल्प नंबर बी क्या हमारा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है। यानी गांव से कोई गार्जियन अभिभावक बच्चे का आता है और उनके पढ़ाई से रिलेटिव वो कोई समस्या या फिर कोई बात रखता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो देखो, अभिभावक की चिंताओं को अज्ञानी मानकर खारिज कर दोगे। खारिज करने से कोई समाधान निकलेगा? वो अभिभावक दूसरे दिन आ जाएगा, हमारा टाबर तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो दूसरा क्या कहता है? प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करोगे। भाई प्रशासन से शिकायत करोगे तो आप किस लिए हो? फिर यह भी नहीं होता है। तीसरा है कि विधियों को व्यवसायिक रूप से समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना। और चौथा है कि अभिभावक को खुश करने के लिए तुरंत विधियां बदल देना। विधियां तुरंत बदल देने से कोई समाधान नहीं निकलता है, लेकिन विधियों को व्यवसायिक रूप से समझेंगे और उस पर संवाद के लिए क्या करेंगे? अभिभावक को आमंत्रित करने कि हमारे अंदर भी आपको कुछ न कुछ को कमियां दिखाई दे रही है, तो आप अपने सुझाव रखिए ताकि इससे हमारा सॉल्यूशन निकाला जा सके। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी को कौन सी विशेषता उनके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? तो सीखने में बच्चे की मानसिक परिपक्वता बिल्कुल है। अधिगम में मानसिक परिपक्वता जो होती है बिल्कुल होती है। जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाएगा उसकी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। रुचि बिल्कुल, एक बच्चे की रुचि ज्यादा होती है, एक की कम होती है, यह भी प्रभावित करती है। तीसरा है दृष्टिकोण, बिल्कुल बच्चे का दृष्टिकोण भी प्रभावित करता है, लेकिन लिंग है वो कभी भी वो अधिगम की या शिक्षार्थी की विशेषता में शामिल नहीं किया जाता है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक शिक्षक को किसी विषय के छात्र के कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए CCE का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो अंतिम परीक्षा तक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करना बिल्कुल गलत बात है। पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करना ही CCE का क्या है? मूल्यांकन है, उद्देश्य है। इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक शिक्षक को व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा। यानी एक शिक्षक आप व्याख्यान दे रहे हो, वक्ता हो, बोल रहे हो और बेहतर संप्रेषण यदि होगा यदि वह तैयार नोट से पढ़ाता है। नहीं, नोट्स को पहले अच्छी तरह से तैयार करता है, उसमें एक गाइडलाइन के रूप में प्रयोग करता है, बिल्कुल नहीं। तत्कालिक वार्ता करता है, नहीं। उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। विकल्प नंबर डी हमारा 130 में विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल तो ध्यान में रखिए, प्रश्न नंबर 130 में हमारा जो राइट आंसर था वो था कौन सा? डी नंबर विकल्प था। कौन सा था? डी नंबर विकल्प था। अब देखो प्रश्न नंबर 131 कि प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या है? पहला है पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहना। बात ही गलत है, पुरानी विधियों पर कभी निर्भर रहना ही नहीं है। अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना। प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए करना, नहीं। और संभावित विकर्षणों के कारण प्रौद्योगिकी से बचना भी नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना ही हमारा विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता। समूह मनोबल को कहोगे कि सामूहिक रूप से बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? तो स्पष्ट उद्देश्य, दूसरा है समूह एकता, तीसरा समूह के सदस्य और चौथा है समूह की प्रतिबद्धता। तो आपको अगर समूह मनोबल बढ़ाना है बच्चे का तो आपको क्या देनी पड़ेगी? समूह की एकता देनी पड़ेगी। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण व्यवसाय है। शिक्षण कौन सा व्यवसाय है? तो शिक्षण हमेशा रुचिकर एवं उत्तरदायित्व पूर्ण होता है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
कक्षा में एक प्रभावी संचार के लिए उपयुक्त बाधा क्या है? तो कक्षा में प्रभावी संचार के लिए विभिन्न सहायता उपकरणों का प्रयोग करना। बिना जांच के यह मान लेना कि छात्र समझ गए हैं, यह बात गलत है। तो कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख जो बाधा है वो है कि बिना जांच के यह मान लेना कि छात्र समझ गए हैं, और बिना जांच के हम नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों ने समझा है या नहीं समझा है। इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करोगे? यानी एक आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और विद्यार्थी आपकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करोगे? तो पहला विकल्प क्या किया है कि समस्या की उपेक्षा करोगे। समस्या को आप उपेक्षा कर दोगे तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। विद्यार्थी को दंड दोगे, दंड देने से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तीसरा, विद्यार्थियों को ध्यान देने के लिए कहेंगे, कहने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो फिर होगा क्या? उस बच्चे का हम कारण जानने या कारण समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि ये बच्चा क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए विकल्प नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कोई कक्षा में विद्यार्थी है वो ध्यान नहीं दे रहा है तो हमें करने का काम करेंगे, वो क्या करेंगे? तो उस बच्चे का कारण समझने का हम पहले क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। न तो उसे कोई दंड देंगे, न उसकी उपेक्षा करेंगे, और न विद्यार्थी को ध्यान देने के लिए कहेंगे। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? कि शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो क्या होता है? अंतिम परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों की रैंक करना? बिल्कुल नहीं। केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान देना? बिल्कुल नहीं। पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का क्या करना? मूल्यांकन करना ही हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? विविधतापूर्ण अधिगम का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए। विविधता का मतलब हो गया बहुत सारे अन्य सारे अलग अलग, अधिगम को मतलब सीखने वाले, यानी अलग अलग मानसिकता वाले बच्चे हैं एक कक्षा में। एक है जो प्रतिभाशाली बच्चा है, एक है वो सृजनात्मक बच्चा है, एक है वो औसत बच्चा है, एक बच्चा है वो औसत से कम है। और वहां पर आप जब पढ़ा रहे हो तो किस बातों का ध्यान रखोगे? तो देखो क्या कहता है, एक रूपता के लिए एक ही शिक्षण विधि का उपयोग करना। दूसरा कहता है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में भिन्नता लाना। तीसरा है केवल औसत विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करना, गति बनाए रखना। गलत बात हो गई। जिम्मेदारी सौंपने के लिए समूह परियोजनाएं देना, बिल्कुल गलत बात हो गई। तो विविधतापूर्ण अधिगम की बात की जाएगी तो विविधतापूर्ण एक रूपता के लिए एक ही शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करेंगे। व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने के लिए शिक्षण में हमें क्या लानी पड़ेगी? भिन्नता लानी पड़ेगी। इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? विद्यार्थियों की जो स्कूलों में गतिविधि अपनाई जाती है, क्यों अपनाई जाती है? इसलिए अपनाई जाती है कि उसका मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना जरूरी है। और शारीरिक विकास का मतलब हो गया कि इसमें देखो, इनमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाना ही ये हमारी गतिविधियों का क्या होता है? उद्देश्य होता है। यह शिक्षकों का काम को आसान बनाता है? नहीं। यह सहयोगी को अनुशासन विकसित करता है? नहीं। यह टाइम पास करने का सहायक है? नहीं। तो विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए कि उसका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना आवश्यक है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हो? बच्चों में आपको सामूहिक भावना पैदा करनी है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो देखो, सहयोग संबंधी अच्छी अधिगम सामग्री प्रदान करना। दूसरा, सहयोग संबंधी तस्वीरें सिनेमा दिखाना। सिनेमा दिखाने से कोई सहयोग की भावना पैदा नहीं होती है। सहयोग पर एक कक्षा आयोजित करना? बिल्कुल नहीं। सामूहिक कार्य देना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर विद्यार्थियों में सहयोग की भावना पैदा करनी है तो आप वो है वो सामूहिक कार्य दोगे, और सामूहिक जब कार्य बच्चा करेगा तो उसमें सामूहिकता की भावना पैदा होगी। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, देखो,
एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? देखो, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए या सहयोगी कार्य के लिए? बिल्कुल नहीं। या फिर विद्यार्थी पर प्रभाव डालने के लिए? नहीं। या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए? नहीं। एक शिक्षक में नैतिक चरित्र होना इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों के समक्ष है वो आदर्श प्रस्तुति कर सके। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है। एक शिक्षक के रूप में आपको सर्वोत्तम क्या करना चाहिए? कि आपकी कक्षा में एक छात्र है, वो अन्य संस्कृति के बारे में असंवेदनशील क्या करता है? टिप्पणी करता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करोगे? विकल्प में क्या दे रखा है? पहला कह रहा है कि स्थिति को बढ़ने से बचाने के लिए नजरअंदाज कर दें। नजरअंदाज करने से कोई समाधान नहीं निकले। माहौल हल्का करने के लिए हंस देंगे, हंस देने से भी कोई समाधान नहीं होंगे। उदाहरण स्थापित करने के लिए छात्र को कठोर दंड देंगे? बिल्कुल नहीं। तो शांति से संबोधित करना और सम्मान के बारे में शिक्षित करना और उसके व्यवहार में सुधार करना ही इसका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है। शिक्षक को, यानी एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा ऐसा होता है जो अन्य सारे सभी बच्चे उसको बहिष्कृत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप अध्यापक होने के नाते उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार या रवैया अपनाओगे? विकल्प क्या कहता है? समूह गतिविधियों समानुभूति को प्रोत्साहित करना। दूसरा है इसे बड़े होने की समस्या प्रतिक्रिया मारकर नजरअंदाज कर देना। नहीं। बहिष्कार करने वाले छात्र को तुरंत दंडित करना। बिल्कुल नहीं। छात्र को कठोर बनने के लिए कहना। नहीं। इसे समूह गतिविधियों और समानुभूति के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ, अभिभावक विद्यालय पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन और शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य पीटीए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यार्थियों की जांच और नियंत्रण, उपचारात्मक शिक्षण के लिए अतिरिक्त धन एकत्र करना। नहीं। स्कूल के सामने आने वाली समस्याओं को साझा करना और विद्यार्थी की उपलब्धि में सुधार के लिए। तो इसमें जो शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है क्या? स्कूल के सामने आने वाली समस्याओं को क्या करना? साझा करना, और उसमें जो किसी प्रकार का जो संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उस चीज का हमें समाधान करना। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौती किस चीज की रहती है कक्षा में? तो पहले देखो, विद्यार्थी को गृह कार्य देने के लिए यह कोई चुनौती नहीं रहती है। शिक्षण व सीखने की प्रतिक्रिया को आनंददायक बनाना। बिल्कुल। एक शिक्षक को सबसे पहले क्लास में जो चुनौती होती है वो किस चीज की होती है? तो वो होती है शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाना? आनंददायक बनाना। विकल्प नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में अव्यवसायिक व्यवहार कर रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? यानी आपका कोई शिक्षक है साथ वाला और वो जो उसका सहयोगी कक्षा में क्या करता है? अव्यवसायिक व्यवहार करता है, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो सहयोगी से सार्वजनिक रूप से टकराव करना, बिना चर्चा के प्रिंसिपल को सहकर्मी की रिपोर्ट कर देना। बिल्कुल कोई समाधान नहीं। निजी तौर पर, हाँ ये आता है, निजी तौर पर और सम्मान पूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखो, विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थियों के मूल्यांकन का सतत मूल्यांकन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? अभिप्रेरित रहेंगे। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन से विद्यार्थी है वो निरंतर पढ़ने के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संस्था को कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होता है? तो शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का अगर सकारात्मक परिणाम निकालना है तो संगठन में नई शक्ति का क्या करना पड़ेगा? उदय करना पड़ेगा, और संगठन में नई शक्ति का उदय होगा तो सकारात्मक परिणाम आएगा। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोण में छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए। यानी बहुत सारी सामाजिक पृष्ठभूमि में छात्रों के बीच संघर्ष को आप शिक्षक होने के नाते कैसे संभालोगे? विकल्प में आंसर क्या दिया है? इसे व्यक्तिगत मुद्दा मानकर अपनी भूमिका से बाहर समझना, बिल्कुल गलत बात है। निष्पक्षता के साथ साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित किसी अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो निम्नलिखित अभिप्रेरित का शिक्षण का, तो विद्यार्थी अध्यापक में जब प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम हो, विद्यार्थी नोट्स ले रहे हैं, नहीं, कक्षा में पूर्ण शांति हो, तो जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा वो माना जाएगा कि विद्यार्थी है अध्यापक से क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगर कक्षा में विद्यार्थी अगर अध्यापक से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है कि आपके विचार में वह शिक्षक महान है कौन से? जो लक्ष्यदार वाक्य शैली में समझाता है। दूसरा कहता है जिसकी कथनी और करनी में समानता हो। तीसरा कहता है जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हो। बस यही उत्तर निकलकर सामने आया। आपके विचार में शिक्षक वह मान होता है जो विद्यार्थियों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न यहां पर समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये देखो भाई, ये अभी आ गए हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। इसमें मैं आपको सीधा ही बता देता हूं ए बी सी डी कि कौन सा किसमें क्या होगा। बिल्कुल देखो, प्रश्न नंबर 151 और 151 नंबर में राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 151 नंबर में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। करते हैं हम बात 152 की, तो 152 में जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। बात करते हैं 153 नंबर प्रश्न की। 153 नंबर क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ए नंबर विकल्प। कौन सा? ए नंबर विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम 154 नंबर क्वेश्चन की, तो 154 नंबर क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है वो बी नंबर विकल्प राइट होता है। इसमें ए नंबर विकल्प है वो राइट होता है, इसमें डी नंबर विकल्प है वो राइट होता है, और इसमें ए नंबर विकल्प है वो क्या होता है? राइट होता है। अगर यही बात की जाए क्वेश्चन नंबर 155 की, 155 नंबर क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है वो डी बनता है। क्या बनता है? डी बनता है। और यही बात की जाए 156 नंबर क्वेश्चन की, तो 156 नंबर क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनेगा वो सी नंबर विकल्प होगा। कौन सा होगा? सी नंबर विकल्प होगा। और अगर 157 नंबर की बात की जाए तो 157 नंबर में हमारा जो राइट आंसर बनता है ए नंबर विकल्प बनता है। कौन सा बनता है? ए नंबर विकल्प बनता है। और यही बात हम 158 की बात की जाए तो 158 में जो हमारा राइट आंसर निकलकर सामने आता है वो आता है सी नंबर विकल्प। कौन सा? सी नंबर विकल्प राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 में जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर विकल्प। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 160 की, तो 160 में हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर विकल्प होगा। कौन सा होगा? सी नंबर विकल्प होगा। अगर हम यही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की, 161 नंबर में जो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर विकल्प होगा। कौन सा होगा? डी नंबर विकल्प होगा। और यही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की, तो 162 में हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर विकल्प होगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर विकल्प होगा।
और यही बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 163 की। तो 163 में हमारा जो राइट आंसर बनता है ए नंबर विकल्प होता है। कौन सा होता है? ए नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 164 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 164 में हमारा जो राइट आंसर बनता है वो डी नंबर विकल्प बनता है। कौन सा बनता है? डी नंबर विकल्प हमारा राइट आंसर बनता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 में हमारा राइट आंसर होता है वो ए नंबर विकल्प होता है। कौन सा होता है? ए नंबर विकल्प होता है। और यही बात करते हैं हम 166 में। तो 166 में हमारा जो राइट आंसर होगा में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर विकल्प। कहां पर रह गया? ये रहा डी नंबर विकल्प है। यही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में। तो क्वेश्चन नंबर 167 में हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा, सॉरी क्या आ गया, कौन सा? चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 167 और 167 में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। और यही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की। तो 168 में हमारा जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। और 169 की बात की जाए तो 69 में 100 नंबर विकल्प राइट होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। और 170 की बात की जाए तो 170 में हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बी नंबर विकल्प बनता है। ये थे हमारे अंग्रेजी के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है हिंदी का। देखो बहुत बढ़िया, हिंदी का देखो। तो हिंदी में पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो घर या आंगन, पाप या पुण्य, लाभ या अलाभ, लेकिन नेक नाम, ये जो विकल्प है ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों में खंड सार्थक न हो और सार्थक नहीं होते वो निरर्थक होते हैं, और निरर्थक शब्द हमेशा होते हैं वो कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। विकल्प नंबर बी हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो मधु, बर्मर, मिलिंद बिल्कुल सही है। भुजंग, सर्प, उरग भी राइट है। मीन, मत्स्य, वनित, मीत, मत्स्य, वनित विकल्प नंबर सी है। ये अपने आप में पर्यायवाची सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य है? तो कई रेलों के कभी नहीं होता है। कई रेलवे भी नहीं होता है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, और रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये भी अपने आप में एक ही है। रेलवे के यहां पर सीधा दिया कर्मचारियों की कई गिरफ्तारियां, ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वाद्य का पक्का। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हम बात करते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में हमें क्या दिखे? जो, की, क्यों, जो, जिसका, जिसकी, और अस्वस्थ रहने के कारण परीक्षा में सफल नहीं हो, उसका बिल्कुल भी नहीं होगा।
और जो कवि लोकप्रिय होते हैं उसका सभी सम्मान करते हैं। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा वाक्य है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। बात आई तिमिर का विलोम शब्द है। तिमिर का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, रात्रि होता है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न कहता है दाई से पेट छिपाने का अर्थ है, और दाई से पेट छिपाने का अर्थ है कि जानने वाले से कोई बात को छिपाना। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे कहावत का सही अर्थ है, तो आंख का अंधा गांठ का पूरा होता है वो मूर्ख धनवान होता है। क्या होता है, धनवान मूर्ख होता है और मूर्ख धनवान भी होता है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चतुर्भुज बिल्कुल है, कनफटा बिल्कुल एक संप्रदाय के लिए प्रयुक्त होता है, कनफटा नीलकंठ शिवजी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन धर्म या अधर्म ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इनमें से निम्न विकल्प दोनों शब्द शुद्ध है, और विकल्प नंबर ए में हमारा क्या है, दोनों शब्द शुद्ध है, बाकी तीनों में शुद्ध शब्द नहीं है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिस स्त्री का पति जीवित हो और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सद्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सद्वा बोला जाता है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला आता है हमारा यथार्थ में कौन सा समास है। यथा उपसर्ग आ गया, और उपसर्ग युक्त जो समास होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, अव्ययभाव होते हैं। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द मैथिली शरण, ये भी नहीं होगा। इसमें थी और ली दोनों छोटा आ गया, ये गलत हो गया, ये ऐसे गलत हो गया, और मैथिली शरण विकल्प नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रिक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है। रिक्तिमा में हमेशा कौन सा है, रिक्त प्लस इमा, और क्या बन जाता है, रिक्तिमा, इसलिए इमा प्रत्यय है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो वन का मान उप जोड़ दिया तो उपवन बन जाए। विकल्प नंबर सी, इसमें जो उपसर्ग है वो कौन सा है, उप उपसर्ग होता है। कौन सा होता है, उप उपसर्ग होता है। इनमें से अधिक उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अधि प्लस करित अधिकृत, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, लेकिन अधिक प्लस अंश, अधिक प्लस अधिक में अगर मैं अंश जोड़ता हूं तो बनता है अधिकांश, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में विदेशी या उर्दू प्रत्यय है। उर्दू की बात की जाए तो गर प्रत्यय हमेशा होता है, ये विदेशी होता है। विकल्प नंबर सौदागर, सौदागर में गर प्रत्यय है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। देशभक्ति, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, और के लिए जो कारक चिन्ह होता है संप्रदान का होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। विद्याभ्यास है, विद्या का अभ्यास है, बिल्कुल संबंध का केरी, विद्या का अभ्यास का कारक चिन्ह आ गया संबंध, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कला प्रवीण, कला में परिवर्ण, अधिकरण में पर, यानी बिल्कुल सही है, इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। पदच्युत, पद से च्युत यानी पद से अलग होना, और अलग होने की स्थिति में करण नहीं आता है, क्या आता है, अपादान आता है, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्जर और निर्जर शब्द युग्म का सही अर्थ है। निर्जर का मतलब होता है हमेशा झरना, क्या होता है, झरना, और निर्जर का मतलब होता है देवता। तो इसमें जो हमारा झरना और देवता विकल्प है, विकल्प नंबर बी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न है कि जिसे लांघना कठिन हो, और जिसे लांघना कठिन हो उनके लिए एक शब्द होता है, वो न तो अगम्य होता है न अलंघ्य होता है, वो होता है दुर्लंघ्य। क्या होता है, दुर्लंघ्य होता है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न,
अन्यान्य का सही संधि विच्छेद है। अन्यान्य का अन्य प्लस अन्य, ए और ए मिलकर आ बन गए और यह को या बन गया। अन्यान्य का मायने जो संधि विच्छेद है वो होगा अन्य प्लस अन्य। और सिर्फ अगर संधि की बात की जाए तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। विकल्प नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें पूछा है कि शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। अनु उपसर्ग, राग में अनु जोड़ दिया, अनुराग बन गया, बिल्कुल है। अनु प्लस एसन अन्वेषण बन गया, अनु प्लस जय अनुज बन गया। लेकिन अनु उर्वर नहीं होता, अन्न प्लस उर्वर होता है और इसमें अन उपसर्ग है, इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ध्यान में रखना तात्कालिक सही है, नैपुण्य सही है, निरपराध सही है, लेकिन एकता सही नहीं होता है। या तो एकता होता है या फिर ऐक्य होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अकारण झगड़ा करना यानी बिना काम का झगड़ा करना उपयुक्त कहावत है। सुखत दान पड़ा जिमी पानी नहीं, सूत के बिनोले हो गए, बिल्कुल नहीं। सूत ने कपास जुलाहे के लठम लठा, बिल्कुल सही है। सूत ने कपास है, जुलाहे का लठम लठा, यानी बिना कारण का झगड़ा करना लोकोक्ति का अर्थ हो गया। विकल्प नंबर ए सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक होता है कुल और एक होता है कुल। देखने पर दोनों समान दिखाई देते हैं लेकिन इसका अर्थ है अलग अलग होता है। इस कुल का तो मतलब होता है हमारा वंश। क्या होता है, वंश। जो कुल का मायने ऊ छोटा होता है उसका अर्थ होता है वंश, और दूसरा जो कुल होता है उसका अर्थ होता है किनारा। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विपट। विपट किसका पर्यायवाची है, तो विपट हमेशा पर्यायवाची है, वो किसका है, पेड़ का है। किसका पर्यायवाची है, पेड़ का है। और अगला प्रश्न है संकल्प। सम प्लस कल्प और सम प्लस कल्प, ये मैं है अनुस्वार में चला जाता है, शब्द बनता है संकल्प, और ये हमेशा संधि होती है। ये कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अगला हमारा क्या प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दूसरे की वस्तु पर घमंड करना कहावत का अर्थ है। बजाज की गठरी पर झिंगूर राजा, बिल्कुल। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आज की हमारी संपूर्ण प्रश्न के सॉल्यूशन का अंतिम प्रश्न है वो हमारा है कि अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं कितने, 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। और विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। इसी के साथ आज की हमारी ये जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन करवाए गए हैं, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के अच्छे नंबर बने होंगे, यही आशा करते हैं हम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।